महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर हुई माथापच्ची साफ तौर पर इस बात का संकेत है कि क्षेत्रीय दल अब कांग्रेस पार्टी को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हालिया में 2-3 मुद्दे ऐसे रहे जिस पर क्षेत्रीय दलों की नाराजगी जो है वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ साफ तौर पर देखने को मिली, जिसमें हरियाणा में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन न करना, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी को भी एक भी सीट न देना, तो कहीं ना कहीं सवाल निशान यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए खड़े हो रहे हैं। अब ऐसे में कांग्रेस को आत्ममंथन की जरूरत है कि क्या वो खुद इतनी काबिल है कि अकेले अपने दम पर केंद्र में या फिर कहें कि राज्यों में नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी को हरा सकती है, क्योंकि अभी जो हालिया नतीजे हैं और जो हाल है उसको देखकर नहीं लगता कि कांग्रेस बिना सहयोगी दलों के आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके और स्थिति को भांपते हुए कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को साथ लेकर चलना होगा। ये इसे मजबूरी कहें या फिर कहें कि उनकी अब इसी की स्थिति बनी हुई है, ये कांग्रेस को समझना होगा। कैमरा पर्सन रमेश राय के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। 28 अक्टूबर की देर रात पटना के अशोक राजपथ स्थित एनआईटी घाट पर मेट्रो का कार्य बाधित हो गया। अचानक अफरा तफरी मच गई और जानकारी ये मिली कि कुछ मजदूर टनल में फंस गए हैं। लोकल पुलिस और एनडीआरएफ की टीम पहुंची और मजदूरों को बाहर निकाली, लेकिन उनमें से 2 मजदूरों को बचाया नहीं जा सका। 2 मजदूरों की मौत और 6 मजदूरों के घायल होने के बाद स्थिति बिगड़ गई और इस पूरे मामले की जांच के लिए पटना के जिलाधिकारी और एसएसपी मौके पर पहुंचे और प्रथम दृष्टया में जांच में ये बातें सामने आई है कि लोको मशीन का इंजन फेल होने की वजह से ये हादसा हो गया है। हालांकि दर्जनों मजदूर फंसे थे, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 की जान गई और 6 मजदूर घायल हुए हैं। इस घटना की जानकारी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक गई और नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी जिलाधिकारी को सौंप दिया है। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा भी हरकत में आए। उन्होंने घटनास्थल का मुआयना किया और साफ साफ कहा कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है। फिलहाल उस स्थान पर कार्य बाधित है, लेकिन इतना जरूर सरकार कह रही है कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रथम दृष्टया जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक लोको मशीन की खराबी की वजह से ये हादसा हुआ है और इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इस बात की जांच की जा रही है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। 10 महीने के लंबे इंतजार के बाद आखिर जीतू पटवारी की नई कांग्रेस कार्यकारिणी घोषित हो गई है। इस नई कार्यकारिणी में 177 पदाधिकारी हैं, मगर उसके बाद भी पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। कई ऐसे वरिष्ठ नेता हैं और कई ऐसे जमीन से जुड़े हुए नेता हैं जिनको इस कार्यकारिणी में कोई स्थान नहीं मिला है। अब इसको लेकर पार्टी के अंदर मचे घमासान में सबसे पहले आगे आए हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह। अजय सिंह का कहना है कि कई जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, जिनके इशारे पर कांग्रेस की दुर्दशा हुई है और वही दुर्दशा के जिम्मेदार हैं, अब उनके इशारे पर कार्यकारिणी में कई लोगों को लिया गया है और कई ऐसे सदस्य हैं जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं, उनको कोई स्थान नहीं मिला है। कांग्रेस की जिन नेताओं की वजह से दुर्दशा है आज के हालत में, उन्हीं लोगों के कहने और इशारे पर यदि कार्यकारिणी बनेगी तो भगवान मालिक है कांग्रेस पार्टी का। 20 साल हो गए और उन्हीं लोगों के चलते निर्णय हो रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का। कांग्रेस में पार्टी के अंदर मचे घमासान पर अब विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कहा है कि ये सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं और कहीं ना कहीं उनके अंदर जो घमासान मचा हुआ है, मगर बीजेपी अब मजबूत होती जा रही है और लगातार जो सदस्यता अभियान में मजबूती दिखाई है, जहां जहां वो कमजोर थे उधर अब मजबूत हो रहे हैं और ऐसे में विपक्ष यानी कांग्रेस के अंदर मचा घमासान कहीं ना कहीं पार्टी को कमजोर विपक्ष बनाता है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। झारखंड विधानसभा चुनाव से ठीक पहले झारखंड में ईडी की कार्रवाई से वहां पर हड़कंप मचा हुआ है। ईडी वहां पर आईएएस स्तर के कुछ अधिकारियों के यहां छत्तीसगढ़ से जुड़े शराब घोटाले मामले में छापेमारी कर रही है। यह छापेमारी सीनियर आईएएस अधिकारी विनय चौबे और उत्पाद अधिकारी गजेंद्र सिंह के आवास, उनके रिश्तेदारों और अन्य अधिकारियों के यहां
चल रही है। ईडी की माने तो इस सिलसिले में छत्तीसगढ़ एसीबी ने शराब नीति मामले में मुकदमा दर्ज किया हुआ था, क्योंकि आरोप है कि 2050 करोड़ रुपए का इसमें घोटाला किया गया है। इसी सिलसिले में एसीपी द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसके बाद ईडी ने इससे पहले 32 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें झारखंड के कई स्थान शामिल थे और इसके अलावे छत्तीसगढ़ और कोलकाता में भी यह छापेमारी हुई थी, जिसमें एक शराब कारोबारी को गिरफ्तार भी किया गया था। उसके खिलाफ आरोप पत्र भी दाखिल हो चुके हैं। ईडी आज जो छापेमारी कर रही है उसमें शराब घोटाले से संबंधित कई अहम दस्तावेज बरामद किया गया है। अब देखना होगा इसके अलावे इस छापेमारी के दौरान ईडी को क्या कुछ सबूत हाथ लगते हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ गोपाल कृष्ण। 2025 विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के वादे और दावे दोनों शुरू हो गए हैं। जदयू कोटे के मंत्री ललन सिंह आज पटना आते ही मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि हम लोग का टारगेट है कि आने वाले समय में 12 लाख लोगों को नौकरियां दी जाए। ये हम लोग का टारगेट है, एनडीए का टारगेट है, जदयू का टारगेट है। वहीं तेजस्वी यादव के ऊपर हमला करते हुए ललन सिंह ने कहा कि उनको इस बात का जवाब देना चाहिए, बताना चाहिए तेजस्वी यादव को कि जब उनके माता पिता का शासनकाल था, जब कार्यकाल था, तो उनके माता पिता ने कितने लोगों को बेरोजगारी से ऊपर उठाया, कितने लोगों को नौकरियां दी हैं। बड़ा हमला और सवाल। कुछ लोग बोलते रहते हैं, वो याद नहीं करते हैं कि उनके माता और पिता 15 साल बिहार में रहे। एक बार यह भी तो उनको बताना चाहिए कि मेरे माता और पिता के बिहार में शासनकाल के दौरान कितने नौजवानों को बिहार में रोजगार मिला। वो बोलने के लायक नहीं है। अब अभी जिस मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उठे, उनके सामने बोलने का तो हिम्मत होता नहीं था। अभी कह रहे हैं कि उनके कहने से रोजगार मिला। अरे आपको क्या पता है? आप जरा माता पिता से जाके पूछिए कि बिहार में कितना रोजगार उन्होंने 15 साल के शासनकाल में दिया, और नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में जो रोजगार दिया है बिहार के नौजवानों को, उसका भी आंकड़ा आपके पास है। लाखों लोग मिले हैं और आने वाले समय में 12 लाख और नियुक्ति किए जाने का लक्ष्य। हालांकि इसके पहले जब महागठबंधन में ललन सिंह थे तो लालू यादव और तेजस्वी यादव की तारीफ करते नहीं थकते थे, लेकिन जैसे ही एनडीए गठबंधन में शामिल हुए तो तेजस्वी यादव के ऊपर, लालू यादव के ऊपर हमला करने का एक भी मौका नहीं चूकते हैं। जब भी वो पटना आते हैं तो पटना आते ही पहले हमला ललन सिंह का तेजस्वी यादव और आरजेडी परिवार पे होता है। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। राष्ट्रीय एकता दौड़ को सफल बनाने के लिए दिल्ली की सड़कों पर 8000 ये धावा किया, यूं कहें कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों से आए हुए ये लोग, आप इनको रफ्तार भरते हुए देख रहे हैं। और ये लोग जब एक साथ ध्यानचंद स्टेडियम से दिल्ली की सड़कों पर निकले हैं तो आप यकीन मानिए ये तस्वीरें इतनी मनमोहक हैं, ये तस्वीरें आंखों को इतनी सुकून देने वाली है। ये तस्वीरें 2047 के विकसित भारत के संकल्प का प्रण लेती हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि साल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी व्यापक शुरुआत की थी, तब से लेकर अब तक इसने कितना परिवर्तन किया है लोगों की जिंदगी में, और साथ ही लोगों को फिट बनाने में कितना योगदान दिया है। दिल्ली से कैमरा पर्सन पवन शर्मा के साथ मैं मोहित शुक्ला, भारत एक्सप्रेस। 30 अक्टूबर को भगवान श्री राम के अयोध्या आगमन को लेकर जो दीपोत्सव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जा रहा है, ये 8वां दीपोत्सव। देखिए, ये दीपोत्सव की जो शोभा है, ये रथ है जो साकेत डिग्री कॉलेज में बन रहा है। ये सारे रथ अब बनकर तैयार हो चुके हैं। ये रथ अपने में सबसे महत्वपूर्ण है। रामायण के प्रसंगों के माध्यम से आप उसको देख सकते हैं। हमारे साथ आर्टिस्ट हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन किन प्रसंगों में ये जो रामलला का जो शोभा यात्रा होगी, यहाँ से निकलेगी, जो रथ बनाए गए हैं, ये किन प्रसंगों से लेकर बनाए गए रामायण से? ये 7 प्रसंगों से लेके बनाए गए हैं, जैसे बाल्यकांड, अरण्यकांड, किष्किंधा कांड, ऐसे 7 कांडों को हमने यहाँ पे दर्शाया गया है। ये चीज़ जो मूर्तियाँ बनी हैं, ये कैसी मूर्ति हैं? ये FRP की मूर्तियाँ हैं। ये जो ऊपर देख ही सकते हैं आप, ये सारे FRP में बनाए हैं और इस पे फिर अच्छे से कलर वलर करके
ये देखिए टोटल 7 रथ उनके हैं और हमारे 11 रथ उनके हैं और हमारे 7 रथ हैं। 17 रथ टोटल निकलेंगे यहाँ से। ये जो शोभा यात्रा में ये रथ रहेंगे, इसको बनाया जा रहा है। अब क्योंकि समय बहुत कम बाकी है, लगातार ये काम किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि जब ये शोभा यात्रा में ये सारे रथ ये एक साथ साकेत डिग्री कॉलेज से निकलेंगे और अयोध्या की रामपथ पर ये शोभा बढ़ाते हुए ये शोभा रथ भगवान श्री राम के रामायण के प्रसंगों पर आधारित ये शोभा रथ यहाँ से निकलकर सीधे रामकथा पार्क जाएंगे, जहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी रथों का अवलोकन करेंगे। कैमरा सहयोगी ध्रुव के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। दीपोत्सव में एक दूसरा भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेगा, वो है 1100 वैदिक ब्राह्मणों द्वारा आरती का, और वो भी सरयू के किनारे। वो पवित्र सरयू जो भगवान श्री राम के रामगंगा के नाम से जानी जाती है, इस सरयू के किनारे ये 1100 वैदिक ब्राह्मण, आप देखिए कि इनके हाथ में वो आरती का पात्र है जिसके माध्यम से वो आरती की जाती है। आप बताइए कि ये जो पात्र है इसी से आरती होनी है। 1100 ब्राह्मण रहेंगे जो आरती करेंगे। ये एक विश्व रिकॉर्ड होगा, अब तक किसी ने नहीं किया है। किस तरीके से होगा ये? जी, बहुत अच्छे तरीके से होगा और अयोध्या का एक इतिहास बनेगा कि पूरे विश्व में ये जाए संदेश कि हाँ, अयोध्या में एक आरती जो है की गई और इतने वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा जो है माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो है आयोजन किया जा रहा है, इसका संदेश जाना चाहिए। कैसी तैयारी की जा रही है? बहुत अच्छी तैयारी, हम लोग बहुत खुशी मन से 8वें भव्य दीपोत्सव को तैयारी में आए और सभी लोग, हमारे बच्चे, छात्र हैं, ये सब लोग मिल करके आरती को बढ़िया सुगम करेंगे। ये सरयू घाट पर आरती होनी, आप देखेंगे कि यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे बैठेंगे, यहाँ से आरती का वो नज़ारा देखेंगे। इस दीपोत्सव में 2 अलग अलग विश्व रिकॉर्ड बन रहा है। एक 28 लाख दीपक जलाकर 25 लाख लगभग दिए जले, इसका विश्व रिकॉर्ड। दूसरा 1100 वैदिक ब्राह्मण द्वारा सरयू की महाआरती का। कैमरा सहयोगी ध्रुव के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। सोना चांदी में भाव में काफ़ी बढ़ोतरी के बाद भी उत्साह देखने को मिल रहा है। ग्राहकों से बात करेंगे। आप बताइए, सोना चांदी अभी कुछ दिनों में महंगा हुआ है, आपके ऊपर उसका क्या असर हुआ है? कम हुआ ना। ये जो साल का जो त्योहार रहता है, इसके लिए तो हम साल भर वेट करते हैं, तो रेट तो काफ़ी बड़े हैं, पर जो लेने का है वो तो फिर थोड़ा बहुत त्योहार के हिसाब से लेना ही पड़ेगा। अभी महंगाई बढ़ गई है सोना चांदी में, आपका क्या उसमें असर पड़ा खरीदने पे? कुछ 5000 रुपये कम लगे हमको तो। हाँ, हमको देखने में भी कम लगे और हम तो इधर, हमारे बनिए तो ये, हम तो बचपन से इधर से आ रहे तो इधर से लेके जाते हैं। इनसे तो काफ़ी बड़ा है, जिस हिसाब से तो हम भाव बढ़ने के बाद भी लोगों के खरीदारी के उत्साह में कोई कमी नहीं है। लोग अपने बजट वही है, वजन में थोड़ा बहुत कम ले रहे हैं, लेकिन पूरी तरह से लोग उत्साह के साथ धनतेरस पे सोना चांदी और बाकी धातुओं की खरीद कर रहे हैं। कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। धनतेरस को लेकर पटना की बाजारों में भी काफी रौनक है। कई जगह ऐसे मंडी बनाए गए हैं जहां धनतेरस की खरीदारी लोग कर सकते हैं। ये पटना के बोरिंग रोड चौराहे का मंडी है, जहां आम उपभोक्ता पहुंचकर धनतेरस की खरीदारी कर रहे हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दीपावली की खरीदारी के साथ साथ धनतेरस की भी खरीदारी हो रही है। और जो लोग यहाँ पहुंचे हैं, उन्हें एक ही जगह सारा सामान मिल जाने की वजह से एक उत्साह है। ये बर्तन की दुकानें सजी है और धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने, सोना चांदी खरीदने को लेकर काफी उत्साह होता है। तो एक तरह से कहें, यहाँ जो उपभोक्ता हैं वो धनतेरस की खरीदारी को लेकर काफी उत्सुक है। और ये दुकानें जो सजी हुई है, ये धनतेरस के मद्देनजर सजाई गई है। तस्वीरें हम दिखाना चाहेंगे कि जो आम लोग हैं वो बर्तन की खरीदारी कर रही हैं और ये धनतेरस के नाम पे कोई दिया खरीद रहा है, कोई कुछ खरीद रहा है, सब लोग उत्साहित हैं। कुछ दुकानदारों से बात करते हैं। कैसा बाजार है आपका? बाजार नहीं है भैया, अभी बाजार नहीं है। क्यों? महंगाई वजह बन रही है? लास्ट महीना है, महंगाई है और क्या। औरतों को वेतन नहीं है? नहीं। धनतेरस को लेकर उत्साह तो है, लेकिन दुकानदारों का साफ तौर पे कहना है कि वो रौनक नहीं है। महीना लास्ट कर रहा है, बहुतों को वेतन नहीं मिला है और इस वजह से जो दिवाली की खरीदारी
फर्स्ट वीक ऑफ मंथ में जो हालात होती है वो हालात नहीं है। फिर भी धनतेरस अपने आप में खास है और पटना के तमाम चौक चौराहों पे कुछ इसी अंदाज में मंडियां सजती है और इन मंडियों में जो आम उपभोक्ता हैं वो धनतेरस की खरीदारी करते हैं। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। इस समय हम मुंबई के कुर्ला टर्मिनस पर मौजूद हैं और जिस तरीके से पश्चिम रेलवे की तरफ से प्लेटफॉर्म टिकट पर रोक लगाई गई है, उसके बाद लोग बाहर बैठे नजर आ रहे हैं। उनको प्लेटफॉर्म पर अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो ट्रेनों की संख्या है वो कम है, उसे बढ़ाया जाए, जिससे लोग अगर दूसरे राज्यों में जा रहे हैं, मुंबई से बाहर जा रहे हैं, तो उन्हें ज़्यादा पैसा खर्च ना करना पड़े। लोग पहले से ही 3-4 महीने से पहले से ही टिकट के लिए बुकिंग करके रखते हैं और उनको पहले जो टिकट है वो महंगा मिलता है। जो टिकट 1500 में मिलना चाहिए, 1000 में मिलना चाहिए, उसका दाम वो 3000 रुपए देते हैं। अब ऐसे में जो लोग हैं उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि रेलवे प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाया जाए, जो ट्रेनों की संख्या है बढ़ाई जाए, जिससे लोगों को सफर करना आसान हो। कैमरामैन बाला के साथ में आंचल तिवारी, भारत एक्सप्रेस। दीपावली के मौके पर अन्य राज्यों से गुजरात में आकर बसे लोग अपने घरों की तरफ रुख करते हैं। ऐसे में रेलवे स्टेशनों पर बड़ी भारी भीड़ हो जाती है। त्योहारों के मौके पर लोग अपने घर की तरफ जाना चाहते हैं। ऐसे में गुजरात के 4 महानगरों अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और भावनगर से लोग अपने गाँव की तरफ जाते हैं, तो रेलवे स्टेशनों पर बड़ी भारी भीड़ होती है और ऐसे में भीड़ को मैनेज करना रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती होता है। अहमदाबाद और गुजरात में तापमान 41 डिग्री के आसपास चल रहा है। ऐसे में मुसाफिरों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए बाकायदा रेलवे की तरफ से एक बाहर टेंट लगाया गया है, पंखे लगाए गए हैं और लोगों को सुविधा देने का रेलवे की तरफ से एक प्रयास किया जा रहा है। अनारक्षित जो टिकट काउंटर है वहाँ पर बड़ी भारी भीड़ है लोगों की। लोग परेशान हैं, उनको रिजर्व टिकट तो नहीं मिल पा रहे हैं और ऐसे में लोग लाइन में लगकर अनरिजर्व टिकट खरीद रहे हैं और अपने घरों की तरफ जाना चाह रहे हैं। तो रेलवे स्टेशन पर रेलवे प्रशासन की तरफ से एक बेहतरीन इंतजाम करने की कोशिश की गई है और जिन गाड़ियों में बहुत ज़्यादा भीड़ होती थी उन गाड़ियों को प्लेटफॉर्म नंबर 1 से रवाना किया जा रहा है, ताकि लोगों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने के लिए भीड़ भाड़ का सामना ना करना पड़े। पुलिस ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं रेलवे प्रशासन की तरफ से। यहाँ पर पुलिस बल तैनात किया गया है। कई पुलिस अधिकारी यहाँ पर स्पेशल ड्यूटी पर लगाए गए हैं। पूरे रेलवे स्टेशन परिसर पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। दूसरे राज्यों को जाने वाली गाड़ियों के लिए यात्रियों को परेशानी ना हो, इसका विशेष ख्याल रखा जा रहा है। अहमदाबाद रेल प्रशासन का ये प्रयास है कि लोगों के लिए जितनी सुविधाएं दी जा सकें उतनी दी जाए और यही वजह है कि शुरुआती दिनों में 1-2 दिनों में रेलवे स्टेशनों पर भीड़ दिखाई देती थी, लेकिन अब भीड़ नियंत्रित नजर आ रही है। गर्मी के लिए लोगों के लिए इंतजाम किए गए हैं। कुल मिलाकर अहमदाबाद और गुजरात में पूरे रेलवे स्टेशनों पर रेलवे का जो काम है वो प्रशंसनीय है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस।